हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब। आई होप यू गाइस आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। मैं आपका अच्छा सा टीचर सुयश रावत आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ ग्रेविटेशन। सो इन द लेक्चर 2 ऑफ ग्रेविटेशन हम करेंगे हमारा थोड़ा सा रिकैप। उसके बाद हम करने वाले हैं हमारा कैपिटल्स लॉ। उसके बाद हम करेंगे हमारा कैपिटल्स लॉ ने कैसे ड्राइव किया, कि वो हमारा जो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आता है, जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमारा आता है, उसमें वो 1/r² क्यों आता है, ऐसा क्यों आता है सर, ऐसा क्यों होता है सर। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके यूजेस क्या थे, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी पढ़ा था, बट आज हम थोड़ा सा और ज़्यादा करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा फ्री फॉल एंड देन हम लेक्चर को वाइड अप कर देंगे। ओके, आई होप कि लेक्चर ज़्यादा टाइम ना ले, आधे घंटे का होगा शायद, मे बी, पर लेट्स स्टार्ट। आधे घंटे से फर्क नहीं पड़ता, हो जाए बोले 1 घंटे का, ले जब तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो हम इस लैपटॉप को छोड़ेंगे नहीं। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सॉरी, जब तक छोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा था ना। ओके, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। So let's start this lecture guys. Okay, so coming back to our whiteboard. पहले हम करेंगे रिवाइज। ओह वाह, हमारा हेडिंग पेज डरा हुआ है, ठीक है। सो हम डाल देते हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 बाजा जी। ओके, सो इसका पिन करने थोड़ा कम कर लिया जाए। ओके, सो लेक्चर नंबर 2। पहले हम बोलेंगे कि सर व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने सर पहले थोड़ा सा उड़ा दिया था, अब उड़ाना मत। आपने जो बोला था, आपकी अंग्रेजी हमें समझ नहीं आई थी, अब हिंदी में धीरे धीरे शब्दों को तोड़ के ना मरोड़ के सीधे हमें जोड़ के समझा दीजिए, कैसे आपने बताया था और कैसे हम समझ सकते हैं इसे और इजीली। चलो बच्चा जी, तो मैंने आपको बड़ा सिंपली समझाया था कि हमारा जो सर्कुलर मोशन होता है, कैसा मोशन, सर्कुलर मोशन जो होता है, तो उसको वो सेंटर होता है। जी हाँ बेटा जी, होता है, बिल्कुल सही बात है, होता है। अब ये भले ही एक परफेक्ट सर्कल ना हो, मान लिया मैंने, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं बनता है परफेक्ट सर्कल, कोई बात नहीं। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अगर हमारा सर्कल में सर वेलोसिटी चेंज होती रहती है, क्या होती रहती है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है। ऐसा क्यों होता रहता है सर, सिंपल सी बात है, वेलोसिटी चेंज इसलिए होती है बिकॉज हमारी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। क्या चेंज होती रहती है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है, डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। अब सर हमारे अगर हमारी वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है और डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो सर हमारी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। सर अगर हमारी वेलोसिटी चेंज होती रहती है तो सर हमारी एक्सेलरेशन चेंज होती रहती है। और सर जब बात एक्सेलरेशन पे आ जाती है तो सर बात हमारे फोर्स पे चली जाती है। किस चली जाती है, सर जरूर कोई ना कोई फोर्स होता होगा जो सर इस एक्सेलरेशन को करवा रहा होगा, और कोई ना सर एक ऐसी एक्सेलरेशन होती होगी जो इस वेलोसिटी को चेंज कर रही होती है। और कोई ना कोई सर ऐसी बात होती होगी वेलोसिटी में, या तो सर वो मैग्नीट्यूड होता होगा, या तो सर वो मैग्नीट्यूड होता होगा जो चेंज हो रहा होता होगा, या सर हमारा डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। लेकिन सर सर्कुलर मोशन में आपने बताया था कि सर डायरेक्शन चेंज होता रहता है, और जो हम दिखता भी है सर, इस पॉइंट डायरेक्शन ऐसे है, इस पे फिर ऐसे, फिर इस पे ऐसे, फिर इस पे ऐसे, फिर इस पे ऐसे। मतलब सर क्या हो रहा है कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता रह रहा है। तो ये डायरेक्शन चेंज होता रह रहा है, इसी कारण तो हमारा जो फोर्स है वो कुछ ना कुछ, उसका कुछ ना कुछ बात होती होगी ना, कोई नाम होता होगा। सर वही फोर्स जो होता है वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और सर यही फोर्स होता है जो सर हमारा इस कारण या फिर इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है, जो हमें एक सर्कुलर मोशन में, एक सर्कुलर डायरेक्शन में, एक सर्कुलर डायरेक्शन में हमें घुमाता रहता है। सर आपने इसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया था, वो कैसे बताया सर आपने, आपने बताया था कि सर जो एक्सेलरेशन होती है सेंट्रीपिटल, वो सर दे देती है v²/r से। लेकिन सर आपने ये नहीं बताया था ये कैसे आता है, बताऊंगा भी नहीं बेटा जी, बिकॉज आपके फर्दर आपके 11th के टॉपिक्स है, ये आपको अभी नहीं बता सकते, बिकॉज अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा कैसे आया है ना। इससे बढ़िया आप जब बड़े हो जाए तभी पढ़िएगा, इसलिए आप अभी बस रट लीजिए या फिर समझिए, बस थोड़ा सा याद कर लीजिए, v²/r होता है। और सर हम जानते हैं फोर्स इज नथिंग बट m/a, एंड सर ए पता है तो हम सर फोर्स बता सकते हैं m इज v²/r। ओके, तो आई होप बच्चा जी ये चीज समझ में आ गई होगी कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, क्यों लगती है, और सर सेंट्रीपिटल फोर्स ही क्यों जरूरत है हमें सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए। समझ आया, बहुत इजीली है, मैंने बहुत कोशिश करी है समझाने की, और शायद अब तुम्हें समझा पाया होगा। ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है, समझ में आया तो बहुत प्यारी सी बात है, अरे तो बहुत प्यारी बात है। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बेटा जी, हमने पढ़ लिया था, अरे हमारी पेन का इस फोर्स ले जाते हैं, और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर यूनिवर्सल यूनिवर्सल लॉ ऑफ सर ग्रेविटेशन।
सर व्हाट? सर ग्रेविटेशन। सर व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? द फोर्स ऑन any the force of attraction, the force of attraction between any two objects, any two objects is directly is directly proportional. Sir, what? Proportional to the product of mass of the two objects and the force is also inversely proportional. Sir, what kind of proportional? Inversely, sir, inversely मतलब उल्टा, मतलब by मतलब by divide में is inversely proportional proportional लिखा हुआ बच्चा जी है ना, proportional to the square. Sir, what? Square of distance C लिखा हुआ है between the two objects. सर एक बार दोबारा से जरा समझाओ, क्या बोला आपने, क्या लिखवा दिया, क्यों लिखवा दिया? अब जल्दी से समझा दो। रेड पेन कहाँ है बच्चा जी? चलो रेड पेन को अपने पास हाईलाइटर है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहली बात को क्या सर? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सर एक ऐसा फोर्स जो अट्रैक्ट करता है दो ऑब्जेक्ट्स को, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है to the product of mass of the two objects, and the force is also inversely proportional to the square of distance between them. अगर इसका मोटा मोटा काम, इसका मोटा मोटा नाम, इसका मोटा मोटा डेफिनेशन मैं बहुत सिंपल ढंग में तुम्हें समझाना चाहूँ तो मैं समझाऊंगा था कैसे। पहले से जरा जादू से इसे छोटा कर दिया जाए, हो जाए सिम। लेकिन ये क्या हुआ? सिम ने धोखा दे दिया। सिम प्लीज डोंट डू दिस विथ मी। ओके लेट्स वेट फॉर सिम वन मोर टाइम। ओके रुको। सिम से एक बार बोलते हैं, सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे सिम हेल्प अस, 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 सिम प्लीज सिम दिस टाइम प्लीज हेल्प कर दे, प्लीज सर सिम यस नहीं सर ये क्या हुआ? कोई बात नहीं सर, इतना आप लिख लोगे है ना, इतना लिख लोगे सर। इतना आलसी मत बनो सर, इतना आलसी बनना किसी मतलब का नहीं होता। अट्रैक्शन समझ आ रहा होगा तुम्हें, आई थिंक सो। नहीं आ रहा तो यार इतना तो समझ जाओ। मैं तुम्हें लिख के बताता हूँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो मेरा मतलब क्या है सर। इस बातों का हम जो बोलते हैं सर संदर्भ क्या है, या फिर बोलूँ सर व्याख्या क्या है सर? मतलब मेरी हिंदी भी कितनी अच्छी है तो मैं हिंदी पढ़ा देता हूँ। तो ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली अपोजिशन होता है, या फिर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, एक है M1, एक है मेरा बेटा M2। इन दोनों के इनके पेट के बीच में से, जब इनके बिल्कुल सेंटर में से पेट के जो एक लाइन गई है उसके बीच में डिस्टेंस है D, और है ना वो डिफाइन होता है, मैंने क्या बोला था, इस डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ मासेस। प्रोडक्ट कर दो इनके मासेस का और डिवाइड कर दो इनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से, मतलब कि d स्क्वायर से। तो f जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है इसको हटा के, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के जो कांस्टेंट आता है वो होता है g, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसकी वैल्यू होती है 6.67 10 to the minus 11, 6.67 to the minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी इनवर्स स्क्वायर। कैसे आता है, क्यों आता है, बता देता हूँ दोबारा एक बार तो हमें याद भी हो जाए।
बस जी को क्या करना है तुम्हें, इसको यहाँ ले जाओ, इन दोनों को नीचे, तो एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। तो मैं नहीं याद हो रहा हूँ, इसे नहीं याद हो रहा है यार, मेरे को ये याद नहीं हो रहा, लेट सपोज मान लेते कोई बच्चों को याद नहीं हो रहा हो, तो सिंपल सोचना है, फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा जी, न्यूटन। डी का क्या होता है, डी क्या है सर, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसे में नापते हैं अपन सर, मीटर में नापते हैं, किलोमीटर नापते हैं, तो अपन ज्यादातर सर मीटर में लेते हैं सर, हम मास को इसमें लेते हैं सर, केजी में नापते हैं, तो सर यहाँ पे केजी आ जाएगा। अब सर 2 kg है तो स्क्वायर लगा दो, और ये सर डी स्क्वायर तो इसको भी स्क्वायर लगा दो, अब बस ऐसे लिखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, बस वही चीज लिखी हुई है, वही इसका आंसर है ना। तो ये भी इतना डिफिकल्ट बात नहीं है। चलो अच्छा बच्चा जी, ये भी रिवाइज हो गया, ये समझ में आ गया। अब बेटा जी मैंने तुम्हें बताया था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हम थोड़ा बाद में करेंगे, अभी थोड़ा आगे बताऊंगा। उससे पहले जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है वो अब स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमारा व्हाट, जो कि हमारे केपलर्स लॉ। कौन से लॉ, केपलर्स लॉ। अच्छा बच्चों, केपलर्स लॉ सर ये क्या होता है, केपलर्स लॉ समझाओ। इसके लिए अपने एनसीईआरटी की वजह जाना पड़ेगा, एनसीईआरटी ओपन हो जाए और हमारे प्यारे से न्यूटन सर, तुम लोगों को पता है क्या, तुम लोगों को पता है कि नहीं कि न्यूटन सर भी जाट थे, सही में भाई न्यूटन सर जाट थे, तुम लोगों को नहीं मालूम क्या, न्यूटन सर भी जाट थे भाई, न्यूटन सर जाट थे तभी तो पेड़ के नीचे बैठे थे भाई, न्यूटन सर हमेशा से जाट थे, तुम लोगों को इतना भी नहीं मालूम क्या, न्यूटन सर हम मतलब पीछे क्लास में बैठते थे ना, तो हम बस आधे टाइम ये कर रहे होते थे, इसलिए तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ अभी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये हम घर पर भी करते थे। ठीक है, तो अपने न्यूटन सर जो थे, मजाक नहीं बनाते न्यूटन सर का, न्यूटन सर इज अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, उनकी वजह से हमें पता चल रहा है कि सेब नीचे गिरता है ऊपर नहीं जाता है, वरना आज भी हम बोल रहे होते कि सेब ऊपर जाएगा, सेब ऊपर चले जा, है ना। तो न्यूटन सर ही हमारे थे जिनके समय तक मालूम पड़ा, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, आई एम डैम सीरियस अबाउट न्यूटन सर। न्यूटन सर यू आर ग्रेट सर, न्यूटन सर को सैल्यूट हम सब की तरफ से। तो स्टार्ट करते हैं सर। हमारे दिमाग में आया कि न्यूटन सर ने ये जो दिया था m1 m2 r², हम सबका तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इसका हम निकाल सकते हैं, जो हमारी बुक में दिया हुआ है हम वो तो आपको बताएं कि वो क्या है। तो वो हमारा है कि भैया ये स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर कहाँ से आ रहा था, यही तो बता दो। अब यही तुम्हारा जो मैंने सेंटीमीटर फोर्स का बताया था ना, ये तुम्हारा यहाँ यूज होगा। पहले हम कैपलर्स लॉ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसके जो थर्ड लॉ किस पे जो हमारा पूरा बेस्ड है उस पर हम बात करेंगे, ठीक। चलो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो तुम्हारे जो कैपलर सर थे, in the 16th century, a lot of data on the motion of planets has been collected by many astronomers. Who are astronomers, sir? Astronomers are those persons who just try to get more and more knowledge about planets, who try to gain more and more knowledge about how the motion of planets occur. मतलब क्या, वो लोग स्टडी करते हैं किनके मोशंस को, प्लेनेट के मोशन को। अबे तुम पे तो खुद का मोशन स्टडी नहीं होता, तुम प्लेनेट का नहीं कर पाओगे, वो लोग करते थे, लेकिन उनका इतना टाइम था कि वो देखते रहते थे, अरे भैया ये जो चांद है ये आज दो इतना आगे का है बढ़ गया, ये जो सन है या इतना पीछे का है हो गया, तो ये सब वो स्टडी करते रहते थे। वो लोग बैठते थे और आराम से स्टडी करते थे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छे से टेलीस्कोप होते थे उससे देखते थे वो कि अच्छा ये ऐसे बढ़ रहा है बस बढ़ रहा है, तो वो लोग इन सब डाटा कलेक्ट करके वहां से वो लोग और न्यू न्यू थ्योरीज को ड्राइव करते थे। तो ऐसे हमारे एक प्यारे साइंटिस्ट थे जॉन कैपलर, जिन्होंने हमें कुछ मोशंस के बारे में बताया। उन्होंने बताया था द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स with sun at one of the foci as shown in the figure given below. In the figure, O is the position of the sun. अब तक मैं तुम्हें बताऊं इलिप्स क्या होता है। So ellipse is just a type of you can say it's not a circle. Ellipse बताओ, पहले बताऊं तो ellipse क्या होता है। ellipse is a shape. सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ और नहीं, तुम मुझे इलिप्स सर कोई कचौड़ी का नाम नहीं है, इलिप्स एक शेप होता है, समझो तो इलिप्स में कचौड़ी है, हाँ सिंपल ही बताऊं तो इलिप्स एक कचौड़ी की शेप की है, ठीक है। इलिप्स का शेप जो होता है ना कुछ ऐसा होता है, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस बट काइंड ऑफ लाइक दिस, ओके काइंड ऑफ लाइक दिस। तो मैंने इलिप्स कैसे तुम ड्रॉ कर सकते हो, तुमने क्या करना कि लेट्स सपोज तुम दो एक हुक मार लेना, या फिर तुम्हारे ना घर पे कोई भी एक कोई पुराना ऐसा ऐसा कुछ बॉक्स सा हो, उस पे ना दो पॉइंट मार्क करना, उस पॉइंट पे ना कुछ कील भी लगा देना, जिससे अगर मारो तुम उस पर रबड़ बांधते हो ऐसे उस पर रबड़ बांध देना, दो कील मार दी उन कील पे रबड़ लगा दी, ठीक है, रबड़ लगा दी उसके ऊपर।
अब ना एक पेंसिल लेना, एक पेंसिल को ऐसे उसे तान के, इस रबड़ को तान के एक साइड से इस पेंसिल को यहाँ पे मान लो तन जाएगा तो ऐसे कुछ ऐसा मोशन हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा टेढ़ा सा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या लगा हुआ है, यहाँ पे वो कील लगी हुई है। अब तुम क्या करोगे, फिर इस पेंसिल को ना घुमाना स्टार्ट कर देना, घुमाना किस मोशन में, ऐसे घुमाना स्टार्ट कर देना। तो देखना तुम्हारा जो बन के आएगा, शेप बन के आएगा, वो तुम्हारा शेप होगा इलिप्स का शेप। कौन शेप होगा, इलिप्स का शेप। और यही इलिप्स के शेप में तुम्हारा बताया था तुम्हारे केपलर जी ने कि ये जो मोशन होता है तुम्हारे प्लैनेट्स का सन के टुवर्ड्स, वो एक इलिप्टिकल मोशन होता है। कैसा होता है, वो होता है एक इलिप्टिकल मोशन। ठीक है, चलो ये बताया था उन्होंने। अब मैं ये चीज ड्राइव नहीं कर सकता हूँ, तो दिखा नहीं सकता हूँ कैसे होता है इलेक्ट्रिकल, ये उन्होंने देखा था, ये ऑब्जर्व किया था। कुछ चीजें जो है ना उन्होंने ड्राइव करी, वो ऑब्जर्व किए उन्होंने स्टडी किया इसके ऊपर। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया था कि सिमिलरली तुम्हारा जो मोशन होता है वो कैसा होता है, इलिप्टिकल मोशन होता है। तुम्हारे जो प्लैनेट्स का मोशन होता है सन के टुवर्ड्स, वो इलेक्ट्रिकल मोशन होता है। और तुम्हारे जो इलिप्स होता है ना, जैसे तुम्हारे सर्कल में होता है, सर्कल में होता है सेंटर, वैसे तुम्हारे इलिप्स में होते हैं फोकाई। क्या होते हैं, फोकाई। ये जो तुम्हारे मैंने तुम्हें जो पिन बताए ना, जो तुम्हारा जो दो हैमर से मैंने तुम्हें स्क्रू बताए, उन स्क्रू, वही स्क्रू ना तुम्हारे इसमें होते हैं फोकाई, समझो। ये इस शेप के फोकाई होते हैं। क्या होता है, दो फोकाई। या और यहाँ पे वो सन लोकेट होता है। क्या होता है, वहाँ पे वो सन तुम्हारा यहाँ पे सन लोकेट होता है, समझे। ये शेप है, चेहरा से ना ऐसे ही बनाया था, तब ये सब लग रहा था ना एक चेहरा हो किसी की। अरे हाँ, अब देखो लग रहा है चेहरा। अरे वाह यार, तो कमाल आदमी है यार, है ना। हूँ कि नहीं भाई, हूँ यार, हाँ बोल दे, हाँ ठीक है। चलो, तो फिर यही तुम्हारे बताया था न्यूटन जी ने, सॉरी केपलर जी ने। फिर केपलर ने एक और चीज बताई थी, केपलर ने बताया था लाइन जॉइनिंग ऑफ द प्लैनेट, उन्होंने बताया था कि तुम्हारा जो प्लेनेट होता है और जो सन होता है वो इक्वल एरिया स्वैप करते हैं इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब क्या कि एक टाइम इंटरवल मान लो तुमने 5 सेकंड टाइम इंटरवल माना, तुम्हारा जो सन और प्लेनेट का जो वो होगा ना मोशन, वो इक्वल एरिया स्वैप करेगा। मान लो अगर 5 सेकंड में ये इतना यहाँ कवर कर रहा है ना, तो वो इतना ही यहाँ कवर करेगा उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, उस एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो उतना एरिया ही स्वैप करेगा। स्वैप मतलब होता है कि उतना एरिया कवर करना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा भी नहीं। ठीक है, सिंपल ही है, इतना कुछ आना भी नहीं है, बस पढ़ के चले जाना। तो मैं बता तो दिया इसका कि वो इलेक्ट्रिकल मोशन होता है। दूसरा कि इक्वल एरिया स्वैप करते हैं इक्वल टाइम में। स्वैप मतलब होता है कि इक्वल एरिया कवर कर लेते हैं इक्वल टाइम में तुम्हारे टाइम। तुम्हारा जो मेन है वो है तुम्हारा थर्ड, द क्यूब ऑफ द मीन और डिस्टेंस ऑफ सन। क्या उन्होंने बताया था जो तुम्हारा टाइम पीरियड और जो डिस्टेंस का मतलब क्या, आर क्या होता है, तो डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये जो इसका जो रिलेशन आता है वो आता है आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तो मैं याद रखना है, बस ये क्या रखना है, याद रखना है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से तुम्हारे न्यूटन जी का दिमाग चला था तुम्हारे, लेकिन ना इस कैपलस लॉ से तुम्हारे कैपलस ये चीज बता नहीं पाए थे कि भाई ऐसा कौन सा फोर्स होता है और उस फोर्स का क्या, ऐसा उस फोर्स में से क्या पैरामीटर होता है जिस कारण ये जो ना हमारे सन और अर्थ चिपक नहीं जाते, अगर हमारे सन और अर्थ हैं वो दूसरे पर अटैक क्यों नहीं कर देते, एकदम कोलैप्स क्यों नहीं कर जाते, ऐसा क्या हो रहा होता है। तो यहाँ पर तुम्हारे जो कैपलर न्यूटन जी हैं, उन्होंने कैपलर के इन लॉज को पढ़ा और उन्होंने इस थर्ड लॉ से, जो कि एक मैथमेटिकल लॉ था, जो मैथमेटिकली ड्राइव करके उन्होंने बताया था कि आर स्क्वायर बाय टी क्यूब इक्वल टू 0, जहाँ पे आर जो होता है वो होता है सन की डिस्टेंस प्लेनेट से। मतलब जो प्लेनेट जो है तुम्हारा वो इलेक्ट्रिकल मोशन में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, वो किस मोशन में घूम रहा है, इलेक्ट्रिकल मोशन में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। तुम्हारा आर क्या होगा, तुम्हारे इस सन से, ये तुम्हारा ओ पे जो सन है और पे जो प्लेनेट है इसके पीछे डिस्टेंस होगा वो आर। तो आर स्क्वायर बाय टी क्यूब, टी तो टाइम है तुम्हारा सिंपल, वो क्या होता है, वो होता है तुम्हारा कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंटली दिया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि, अब उन्होंने बोला कि हम ये चीज जानते हैं कि भैया वो ऐसा कौन सा फोर्स होता है जो किसी भी प्लेनेट को सन की टुवर्ड्स रोटेट करने में हेल्प करता है। तो कौन सा फोर्स होता है, अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक बार दोबारा, जो तुम्हारा कल शायद तुम्हें समझ में नहीं आया हो लेकिन आज तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ओके, सो ये मिट गया, ये मिट गया। ओके ओके, हो ये सबमिट किया, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू व्हाट, लेट्स मूव ऑन टू, हाँ, तो मैंने क्या बताया तुम्हें, सेंट्रिपिटल फोर्स इज नथिंग बट एक फोर्स जो कि तुम्हारे किसकी तरफ लग रहा होता है, सेंटर की तरफ लग रहा होता है, और जो तुम्हें हेल्प करता है कि तुम सेंटर सर्कुलर मोशन में घूमते हो। तो अब मुझे बताओ, जब तुम्हारा सन अर्थ को बिल्कुल बाउंड करके रखता है कि वो
सर्कुलर मोशन में घूमे अर्थ की तरफ, तो वहां पे भी तो फोर्स लग रहा होगा कोई ना कोई। तो तब वो फोर्स हम बोलते हैं, एक फोर्स हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं, हमारे न्यूटन जी ने बताया है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एनी टू ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को एफ जी लिख देते हैं। तो हमारा एफ जी कैसे लग रहा होगा सर? एफ जी ऐसे लग रहा होगा। हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा लगता है सर? वो भी ऐसे लगता है ना? एफ सी और एफ जी सेम डायरेक्शन लग रहे हैं कि नहीं? तो सर इसका मतलब तो ये हो गया ना कि हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो काम है वही तो हमारा कौन परफॉर्म कर रहा है? वही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स परफॉर्म कर रहा है अर्थ और सन को एक एक सर्कुलर मोशन में रखने के लिए। किसमें रखने के लिए? एक सर्कुलर मोशन में रखने। तो यही केपलर ने डिसाइड किया, यही केपलर ने बताया, और यही केपलर का दिमाग चला, और यही हमारे केपलर का दिमाग चला, उन्होंने ये सब ड्राइव किया। फिर हमारे न्यूटन जी का दिमाग चला, और न्यूटन जी ने बताया कि हम जानते हैं, जैसे हमारा जो एक्सीलरेशन मैंने तुम्हें बताया था, एक्सीलरेशन इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर। v स्क्वायर बाय, तो हमारा फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसमें होगा? v स्क्वायर बाय आर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड मास इनटू एक्सेलरेशन, मास तो कांस्टेंट ही होता है, तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाय आर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ सर बोल सकते हो आप। हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है एक ऑब्जेक्ट की अगर वो सर्कुलर मोशन में होता है। हम मान लेते हैं, अभी हम ना अज्यूम कर रहे हैं कि जो मोशन है ना वो सर्कुलर है ना, हम इलिप्टिकल नहीं मान रहे। तो एक सर्कुलर का सर्कमफेरेंस कितना होता है सर? 2 पाई आर। अपन टाइम क्या होता है? टी। सर 2 पाई को कांस्टेंट मान लें तो v भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बाय टी, और सर ये v स्क्वायर बाय आर है, आर बाय टी पुट कर दो सर, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसमें हो जाएगा? चलो ये मैं यहाँ पे करता हूँ, ये ना वहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड सा हो जाएगा काम। चलो 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 रुको रुको रुको। So now coming to what Kepler's law, okay, so रुको रुको रुको। क्या बोला मैंने तुमसे कि हमने बोला था कि एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट v स्क्वायर बाय आर। तो हमारा जो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल वो कितना होगा? मास इनटू v स्क्वायर बाय आर। तो मैं अगर मास को कांस्टेंट मान लूं, मास तो कांस्टेंट होता ही है, तो वो एफ सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाय आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। सर v क्या होता है? v होता है सर 2 पाई आर अपॉन टी। अभी हम ऐसा मान रहे हैं, हमारे जो केपलर ने बोला था कि इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल पाथ। लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि इलिप्टिकल जो है, इलिप्स जो है वो ना एक सर्कुलर मोशन, एक ज्यादा है तो सर्कल ही ना यार। मैं सर्कल कोई तुम थोड़ा चौड़ा दोगे तो इलिप्स बन जाएगा। सर्कल ऐसा होता है कि देखो किसी बच्चे का तुम काल खींच देते हो, कैसे ऐसे 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 खींच के वो कैसे हो जाते हैं? वैसे तो हो जाते हैं, ऐसे ऐसे चौड़े हो जाते हैं, तो वैसी मेन चीज है। तो सर्कुलर हो जाता है, तो v इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू, और 2 पाई को मैं कांस्टेंट है तो मैं उसको भी r बाय टी लिख सकता हूँ, और मैं v को यहाँ पुट कर दूं। 2 पाई तो है, मैं तुम ले भी लोगे तब भी कुछ नहीं जा रहा मेरा, बट मैं अभी कांस्टेंट लेके मान रहा हूँ। तो एफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v पुट कर दो, तो r बाय टी ले लो, तो r स्क्वायर आएगा ऊपर, r स्क्वायर बाय टी इंटू स्क्वायर इंटू r से r कट जाएगा, यानी r स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, है ना? r बाय टी स्क्वायर आएगा। अब क्या? r बाय टी स्क्वायर आया। अब याद करो केपलर्स का लॉ। केपलर्स ने क्या बोला था? केपलर्स ने बोला था, केपलर्स ने बोला था कि जो आर क्यूब बाय टी स्क्वायर होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। और यहां से मैं अगर मैं इसमें आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर, क्या किया मैंने? समझ आई तो मैं नहीं आई? कोई बात नहीं बबुआ, कोई बात नहीं। तुम तो ये समझो, आर क्यूब बनेगा ऊपर की नहीं बनेगा, नीचे टी स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, और आर स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर रहने दो, टी स्क्वायर तो मतलब नहीं, टी स्क्वायर तो सीधी कट जाएगा, हाँ है ना? ये रहने दो, इसका मतलब नहीं है। तो आर क्यूब बाय टी स्क्वायर क्या है? वो कांस्टेंट के इक्वल है, तो ये भी कांस्टेंट, ये पूरी चीज क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो सर इसको तो फिर से अपन वो लिख सकते हैं, इसको भी सर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से आ सकते हैं, और सर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था ही, तो टोटल भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही रहेगा। तो जो सर हमारा एफ सी है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर। और इसी कारण, और जो हमारा एफ सी था वो किसके बराबर था? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर था, इसलिए हमारा एफ सी जो इक्वल टू आ जाता है 1 बाय आर स्क्वायर। बस इतनी सिंपल सी बात थी। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा और थोड़ा तो और थोड़ा ढंग से बता दूं यार, तुम तो बोलोगे कि नहीं सर आपने उड़ा दिया, आपने क्या प्रोपोर्शनलिटी के लिया, क्या समझ नहीं आई। तो कोई बात नहीं, लो तो मैं यार एकदम और थोड़ा समझा देते हैं बच्चा जी, कोई बड़ी बात नहीं है ना? एम बी स्क्वायर बाय आर है, बी की वैल्यू पुट कर दो, एफ सी की वैल्यू क्या होगा? तो एम इंटू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। मजदूरी है भी मतलब की, बट ठीक है कर लेंगे यार, बच्चों के लिए कुछ भी।
है ना, आर इंटू टी स्क्वायर, आर से आर कट गया तो ये आ गया m4 पाई स्क्वायर आर बाय टी स्क्वायर। अब हम जानते हैं क्या, कि हम जानते हैं आर क्यूब बाय टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बाय आर क्यूब, सॉरी माई मिस्टेक, नहीं सही बोल रहा था मैं, सॉरी क्या मिस्टेक मेरी, इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसा देख लो ना, आपको नहीं याद आ रहा था, हाँ देख लेते हैं। बस बस पकड़े गए, नहीं तो मेरे पे शक कर रहे थे, बढ़िया है। अब इस पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और सर नीचे भी आर स्क्वायर से कर दो, तो बन जाएगा सर m4 पाई स्क्वायर इन टू आर क्यूब बाय टी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आर क्यूब बाय टी स्क्वायर, ये बन गया सर एक और कांस्टेंट जिसको मान लेते हैं कुछ c, तो सर ये बन गया m4 पाई स्क्वायर c अपॉन अपॉन आर स्क्वायर, ये बन गया सर f के बराबर। अब सर ये पूरा तो कांस्टेंट हो गया, तो सर इसको बोल सकता हूँ प्रोपोर्शनलिटी, और सर इसको बोल सकता हूँ 1/r²। सर यही तो प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया, तो फिर मंगल भवन या मंगलहारी द्रवो सुदर्शत अजर बिहारी हो गया हमारा क्वेश्चन पुजारी। ठीक है, कहा हमारा क्वेश्चन ये चीज पूरा हो गया कि क्यों हमने ये चीज ड्राइव की। समझ में आया होगा बच्चा जी, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड ये चीज कैसे हुई होगी, है ना, कैसे ड्राइव आया। चलो तो मैं डेरिवेशन ढंग से करा दिया, काफी अच्छी बात है ना। तो नाउ हम पढ़ते हैं, ये चीज हमने कल ही पढ़ी थी, ठीक है, हमने ये चीज कल पढ़ ली थी। वैल्यू में 6.673 माइनस 7 कैसे आया था बता दिया था तो मैंने, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन भी कल कर लिया था। हाँ, थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी समझा देते हैं। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, पता है हमें, द पोर्शन दैट अराउंड द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, है ना, ये सब हमारा इंपॉर्टेंस है। चलो भैया जी समझ आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्री फॉल। सो अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, क्या करते हैं, स्टोन लो, उसे ऊपर फेंको, इट रीचेज ए सर्टेन हाइट, स्टोन होगा ऊपर जाएगा, सर्टेन हाइट को रीच करेगा, फिर नीचे आ जाएगा। क्या हमने देखा कि भाई हमारी अर्थ जो होती है वो अटैक करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब वो ऊपर जाता है तभी उसे नीचे खींच लेती है ना, तो कोई ना कोई फोर्स है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन वी से द ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री। मतलब जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट बस ऊपर जाता है और वो नीचे आता है किस फोर्स के प्रेजेंस में, ग्रेविटेशन फोर्स के प्रेजेंस में, उसे कहते हैं फ्री फॉल। क्या कहते हैं, फ्री फॉल। मतलब द फॉलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज नथिंग बट फ्री फॉल कंडीशन। ठीक है, इफ एनी चेंज द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट कर, हाँ भाई होता है कि जब ऊपर जाता है तो वेलोसिटी 0 होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है ना। ठीक है, अब मोशन में तो कोई डायरेक्शन तो कोई नहीं आता, लेकिन भाई उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आता है कि अट्रैक्शन की वजह से उसके पास कोई जी आ जाता है, जी आ जाएगा तो भैया उस जी के कारण ही, अब ये जी आता कहाँ से है, यही जी जो होता है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बट ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन देयर विल बी अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। हाँ भाई सीधी सी बात है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो दिखते ना हम स्पीड बढ़ जाती है, पहले स्लो होती है फिर नीचे एकदम से बढ़ जाती है, तो ऊपर नीचे से हम जब ऊपर फेंकते हैं तो सर वेलोसिटी पहले कम होती है, एक पॉइंट पे जाकर जीरो हो जाती है, जीरो के होने के कारण फिर वो नीचे आना स्टार्ट होता है। तो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ एंड एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व, वो एक्सेलरेशन क्या होती है, वो एक्सेलरेशन भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन चेंज होगी, एक्सेलरेशन चेंज होगी तो सर वो निकालनी पड़ेगी। वो जैसे चेंज हो रही होगी तो हम तो जानते हैं ना सर, हमारा फोर्स ही तो जो होता है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है जो लग सकता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो सर पक्का उसी फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आ रही होगी। हम फोर्स को जानते हैं वो क्या होता है सर, फोर्स होता है एम इंटू जी, तो सर बस हमें इक्वल करना है इन दोनों को, बस वही चीज़ है। तो हम जानते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन है फोर्स इक्वल टू एम जी, हमने बस पुट किया और जी एम वन, तो हमारा जो क्या आ गया, हमारा एक ऑब्जेक्ट पे हम एम से एम काट देंगे, हमने बस कुछ नहीं करा। तुम सिंपल समझो फोर्स क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन आ रहा था कि नहीं आ रहा था, एक्सेलरेशन किस वजह से आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है अगर तो एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन आ रहा होगा, एक्सेलरेशन जब आता है तो भैया हमारा फोर्स की बात होती है, तो फोर्स इज नॉट इक्वल टू एम इंटू ए, एम इंटू ए। अब हम तो जानते हैं जी, लेकिन हमें वो जी की वैल्यू निकालनी तो है, किसने तो निकाली होगी, वो जी की वैल्यू निकली कैसे, जो हम 9.8 या 10 ले लेते हैं वो हम कैसे लेते हैं, वही हम यहाँ ड्राइव कर रहे हैं। तो हम क्या ले लेते हैं 9.8, हम तो सीधे ले लेते हैं, लेकिन वो ड्राइव करने के लिए अकल लगी ना, वो अकल पढ़ लेते हैं, तो इसने लगाई थी एम इंटू जी इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। अब देखो हम एम किसका लेते हैं सर, उस ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पे जो छोटा एम होता है वो किसका होता है, वो भी ऑब्जेक्ट का होता है, एम से एम कट जाएगा, जी एम अपॉन डी स्क्वायर ये हमारे यहाँ से आ जाता है, और यही सब है। ठीक है, इससे ही हमारा जो ड्राइव होता है, अब इसे मास ऑफ अर्थ रख दो, ग्रेविटेशन की वैल्यू रख दो, डी रख दो, डी देखो डी क्या होता है, डी बहुत कम होता है, डी क्या होता है बहुत ज्यादा, डी ना मतलब इसलिए अपन जो यहाँ पे डी लेते हैं ना, डी हम ऐसा नहीं, देखो जो हमारा अर्थ है ना वो एक
ऐसा है, कोई भी स्फीयर ना एक परमानेंट पक्का स्फीयर नहीं होता, मतलब ना हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है ना वो परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है। जो हमारे अर्थ वगैरह जो नेचुरल होते हैं वो परफेक्ट स्फीयर नहीं होते हैं। वो कैसे होता है, थोड़े थोड़े उनमें तुम समझो कि उनमें कुछ ना एरर होता है। वो एरर क्या होता है, उस एरर के कारण हम जो लेते हैं ना, हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो लेते हैं हम अर्थ के सेंटर से। लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस ऑफ डी इज इक्वल टू आर। इक्वल टू आर मतलब क्या, हम अर्थ के एकदम कोर से यानी अर्थ के सेंटर से हम वो डिस्टेंस लेते हैं। तो हमारा अर्थ जो है ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये पता है हम सेंटर से क्यों लेते हैं, ये जब तुम सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे ना तब तुम्हें कौन समझ में आएगा, और वो भी तुम्हारे 11th कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी बस समझ लो कि तुम जो डी लोगे यहाँ पे वो लोगे तुम अर्थ के सेंटर से। तो तुम पूरा मास मान लोगे ना कि वो अर्थ पे सेंटर पे है, तो मास तो अब अर्थ का भाई पूरे पे है ना, तुम हर पॉइंट थोड़ी ले सकते हो, कहीं से भी नहीं ले सकते, तुम केवल अर्थ का सेंटर पॉइंट लेते हो। ठीक है, तो वहां से हमारा मेजर होता है, वहां से जो तुम्हारा मेजर होगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी सर, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगी। रेडियस होती है ना अर्थ की, उसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कितना ही ऊपर चला जाएगा, 10 मीटर चला जाएगा, 100 मीटर चला जाएगा, लेकिन हमारे अर्थ का जो रेडियस होगा वो तो बहुत बड़ा होगा। उसके कंपेरिजन में हमारा जो डिस्टेंस होगा, लेट सपोज कि एच हाइट ऊपर गया है ना, और अर्थ का जो रेडियस है वो आर है, तो आर तो बहुत बड़ा होगा ना एज कम्पेयर टू एच, तो हम उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेगलेक्ट करने हम केवल आर ले लेते हैं, तो बस केवल आर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि जी कैलू क्या है। तो अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, तो एज द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल टू द इक्वेटर, हमारी जो अर्थ की रेडियस होती है ना वो पोल से लेके इक्वेटर तक बढ़ती है। तो पता होगा, तुमने पढ़ा होगा जब अर्थ का कि कैसा अर्थ दिखता है हमारा अर्थ, हमारा इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, यू नो, है ना, हमारा अर्थ कोई स्फीयर परफेक्ट तो है नहीं। तो उसकी जो आर की वैल्यू होती है इक्वेटर पे कुछ अलग होती है, पोल पे कुछ अलग होती है। पोल पे जो होती है वो हमारी कम होती है, इनकी जो मतलब पोल और इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम जो लेते हैं ना, हम ले लेते हैं कि मतलब हम ले लेते हैं अर्थ के कोर से लेके हम ना दोनों का एवरेज ले लेते हैं, उस एवरेज के अकॉर्डिंग हम निकाल देते हैं। कैलकुलेशन वी कैन टेक जी मोर और लेस कांस्टेंट ऑन नियर द अर्थ, बट फॉर ऑब्जेक्ट्स फॉर फ्रॉम द अर्थ एस्ट्रोनॉमिकल ग्रेविटी फोर्स इज गिवन बाय एफ इज गिवन बाय जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर मान लो हमारा आर बहुत दूर हो जाए, जब आर हमारा नेग्लिजिबल ना हो, मतलब मान ले कि हमारा, मान लो कि हमारा जो आर है, जो हमारा एच है, जिससे मान लो कोई ऑब्जेक्ट तुमने एक स्पेसशिप उड़ाया, स्पेसशिप, अब वो स्पेसशिप ना कुछ r/3 हाइट गया, r/3 हाइट, अब r/3 हाइट मतलब क्या, रेडियस ऑफ अर्थ बाय 3, तो ये तो डिस्टेंस नेग्लिजिबल थोड़ी है भाई, ये तो बहुत ऊपर डिस्टेंस है ना। तुम्हारा स्पेसशिप जो होता है बहुत ऊपर जाके मान लो वो क्रैश कर गया लेट्स सपोज, तो भाई वो डिस्टेंस कम थोड़ी होगी, वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी ना, तो वहां तो नेग्लिजिबल नहीं ले सकते। लेकिन मान लो डिस्टेंस है ऐसे कि भैया 0.0000009r3, तो भाई ऐसे डिस्टेंस को तो नेग्लिजिबल मान सकते ना, ये तो बहुत ही कम हो गई, बहुत ही हम डिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लेंगे, लेकिन कंसिडरेबल होगी वहां दी होगी हमें, तब हम नहीं मानेंगे नेग्लिजिबल। तो ऐसे ही उन्होंने नेग्लिजिबल मान के जब रेडियस ऑफ 6.4 × 10⁶ मीटर लिया और सब लिया, तो वहां तुम्हारी जो निकल के आई वैल्यू आ रही है 9 पॉइंट। ठीक है, सो आई होप बस आज हमें यहीं तक करना था। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने तुम्हें समझा पाया सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे वर्क करता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, कैप्लर्स लॉ कैसे ड्राइव होता है ना। एंड आई होप तुम्हें चीज़ें आज की समझ आई होंगी, है ना। ये अच्छे से हमारा रिविजन हो गया है ना। एंड चलिए इसी के साथ हंसते खेलते पढ़ाई करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी, है ना। सो टिल देन बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे। पढ़ो, खूब पढ़ो, और चीज़ों को जो समझ ना आए कमेंट करो नीचे यार, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, सुनने के लिए बैठे हैं हम तुम्हारी। ठीक है, हम बिल्कुल सुनेंगे, और कोई भी दिक्कत हो चिंता ना करो, तुम्हारे सुरेश सर तुम्हारे लिए ऑलवेज अवेलेबल है। ठीक है, तो थैंक यू राइजर्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ठीक है, हम इसी मस्त मस्त चीज़ों के साथ पढ़ते रहेंगे, हंसते खेलते आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि खेलने वालों की और लाइफ में लड़ने वालों की कभी हार नहीं आती। सो विद दिस मोटिवेशन लेट्स एंड दिस टॉपिक या लेट्स एंड दिस लेक्चर या टॉपिक भी हमारा एंड हो गया, हमारा अगला एडिशन ही चलेगा। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय गाइस।